मिस्टर एंड मिसिस बीस्ट किस नंबर 4। इधर बरहान बौखलाहट के ज़ेरे असर मट्टी की मूरत बना कि कभी अपने बाप को देखता तो कभी अपने छोटे भाई जेहान को, जो इत्मीनान से अपने बाप के हमराह सोफ़े पर बड़े एतमाद से बड़ा जमान था, क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसके हिस्से में इस ख़ानदान की सबसे छोटी बेटी ही आनी थी, क्योंकि वो खुद जो अपने ख़ानदान का सबसे छोटा चशम था, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी शादी किससे होगी। उसे बस लड़की चाहिए थी और ज़िंदा चाहिए थी। रहा ताल्लुक़ माहीन की ज़बान का, तो उसकी अपनी ज़बान के जौहर भी पूरा शहर जानता था। मोहम जोई जेहान, तुम्हारा रिश्ता दादी और अब्बा हजूर की ख्वाहिश पर मरियम के साथ तय किया है। ये बात महमद साहब तीसरी दफ़ा दोहरा रहे थे। और जेहान की और माहीन बेटी की मंगनी होगी तुम सबकी शादी के साथ। जेहान उछल कर सीधा हुआ। अब बौखलाने की बारी जेहान की थी। क्यों भाई, मैं कोई मंगनी नहीं करूँगा, मेरा सीधा ब्याह करवाओ। जेहान बच्चों की तरह ज़िद करते हुए बोला, जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने के लिए ज़िद कर रहा हो। एक चपेड़ मारनी है तुझे, तेरा मुंह विंगा हो जाएगा। पढ़ाई मुकम्मल हुई ही नहीं है और ब्याह करवा दो इस नालायक का। मास्टर्स मुकम्मल करके ऑफिस ज्वाइन करो, फिर होगी तुम्हारी शादी। बेशर्म कहीं का। महमद साहब जेहान को आईना दिखाते हुए बोले, आप लोगों की ही मेहनत का फल हूँ। जैसी बेशर्म मेहनत की थी वैसा बेशर्म फल मिला है। जेहान कहते साथ ही दरवाज़ा खोलते बाहर की जानिब भागा, क्योंकि महमद साहब का हाथ अपने जूते तक पहुँच चुका था। बरहान अभी तक सख्ते की हालत में अपने बाप का मुँह तक रहा था। बरहान देखो, देखने के काबिल छोड़ा है आपने। महमद साहब की बात मुकम्मल होने से पहले ही बरहान बोला, बरहान अब तुम गलत बात कर रहे हो। क्या बुराई है उस बच्ची में? कोई अच्छाई भी नहीं है बाबा। बरहान हाथ को दाएं बाएं हिलाते हुए बोला, वो ख़ानदान की सबसे काबिल बच्ची है, तुम्हें तो रश्क करना चाहिए। महमद साहब बोले, अश्के भाई अश्के, कमाल की स्ट्रेटजी है आप लोगों की। बरहान बोला, बरहान अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो तुम खुद जाकर दादी को इनकार कर दो भाई, मेरे में हिम्मत नहीं है अब। हाँ, ताकि वो मेरी गर्दन उतार कर हाथ में दे दे। पता नहीं किस बात का बदला उतारा है दादी ने मुझसे। बरहान कह के साथ ही कमरे से निकला और दरवाज़ा ज़ोर से मारना ना भूला। यही बेगैरत बेटे लिखे थे मेरे नसीब में। महमद साहब ने हुनकार भर कर कहते साथ ही अपना सर सोफ़े की पुश्त पर लगा दिया। इधर सुल्तान हवेली में अलग फसाद बरपा था। हातिम ने सब घर वालों के सामने शादी से इनकार कर दिया। बकौल उसके वो अभी शादी नहीं कर सकता, उसे कुछ वक्त चाहिए। दूसरी तरफ बलाज, हनान और ईसा बगैर किसी चूँ चाँ के शादी के लिए मान गए थे। अब्बा हजूर ने मरियम को अलग से बुलाकर समझाया तो वो बेचारी क्या ही करती। अपने अब्बा हजूर का मान रखते हुए खामोश हो गई। एक तरफ उसको ये सहारा भी था कि बरहान उससे तो हरगिज़ शादी नहीं करेगा, तो वो इनकार करके सबके सामने बुरी क्यों बने। तो वो उसके आसरे बैठ गई, इस बात से अनजान कि वो बेचारा तो खुद उसके आसरे बैठा है। अब सबके लिए सबसे बड़ा मसला हातिम को मनाना था। वो किसी सूरत शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। उसने अलग फसाद बर्पा किया हुआ था। वो उस वक्त अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रहा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं, बड़ी बेजारी से जवाब दिया गया। हातिम, मुझे तुमसे बात करनी है। मरियम कमरे में दाखिल होते हुए बोली, हाँ अब तुम रह गई हो। हातिम चिढ़कर बोला। मरियम खामोशी से उसके सामने जा खड़ी हुई। बैठो इधर। मरियम ने उसे कंधों से पकड़ते अपने साथ बिठाया। वो कुछ देर उसके चेहरे की तरफ देखती रही, जैसे कुछ तलाशना चाह रही हो। कौन है वो? मरियम ने सवाल किया। कौन? वही जिसके लिए शादी से इनकार की जा रही है। मरियम इत्मीनान से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। हातिम गर्दन झुकाए बोला, हातिम मैं तुम्हारी बहन हूँ, माना कि तुमसे छोटी हूँ, मगर तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। बताओ मुझे से, मैं सब संभाल लूँगी, मुझे बस उसका नाम बता दो। हातिम ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा और खामोश हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी नहीं मानेगी। और मैंने उससे मोहब्बत इसलिए थोड़ी की है कि वो मुझे हासिल हो जाए। कुछ मोहब्बतें लाहासिल होती हैं और उन्हें लाहासिल ही रहना चाहिए। बस मुझे कुछ वक्त चाहिए। हातिम मनूस गर्दन झुकाए बोला, है कौन आखिर? हातिम ने उसे ऐसे देखा जैसे मरियम ने उससे उसका गुर्दा मांग लिया, मगर वो बोला, स्टूडेंट है मेरी। तो फिर क्या हर्ज है इसमें? हम उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। तुम नाम तो बताओ मुझे उसका। मरियम प्यार से उसे समझाते हुए बोली, लेकिन हातिम नाम बताओ मुझे। मरियम उसकी बात काटते हुए अपनी बात पर जोर देकर बोली, दानी नाम है उसका। हातिम बोला तो मरियम को एक ही दम झटका लगा। क्या नाम है? उसने जैसे तस्दीक चाही। दानीन। उसने नाम दोबारा दोहराया। पूरा नाम? मरियम ने फिर पूछा। इतना नहीं पता, बस फर्स्ट नेम ही पता है। हातिम बोला तो मरियम ने जल्दी से अपना मोबाइल अपने सामने किया और कुछ देर उस पर उंगलियां चलाने के बाद उसने मोबाइल हातिम के सामने किया। कहीं ये लड़की तो नहीं है वो? हातिम ने तस्वीर देखी और हैरानगी से मरियम की तरफ देखने लगा, जिसके खुद के तासुरात उससे मुख्तलिफ ना थे।
हाँ ना, यही तो है, मगर तुम कैसे जानती हो इसे? तुम मेरा पीछा करती हो? हातिम ने तस्दीक करने के बाद सवाल किया तो मरियम ने एक ज़ोरदार मुक्का उसके कंधे पर जुड़ा। तुम पागल हो, यही तो है जिससे तुम्हारा रिश्ता किया अब्बा हुज़ूर ने, तानीन कारावे। मरियम एक्साइटेड होते हुए बोली। हातिम तो उसके अल्फाजों ही में उलझ कर रह गया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उल्लू के पट्टे हो तुम पूरे। तुम्हारा रिश्ता दानीन इसी से हुआ है। चलो अच्छा है, तुम पहले से जानते हो उसे, मरियम आंख दबाते हुए बोली। उसमें कोई अच्छाई नहीं है, पागल लड़की, वो पूरी यूनिवर्सिटी में मुझे बदनाम कर देगी। किसी डॉन से कम नहीं है वो, यूनिवर्सिटी में मेरी रेपुटेशन भी साथ खाक होगी। हातिम मनोज सकते की हालत में बोला। बस कर दो जुमा, जुमा 8 दिन हुए नहीं है तुम्हें यूं नहीं जाते को, आए बड़े रेपुटेशन खराब कर देगी। अभी कोई मरे जा रहा था उसके पीछे। मरियम उस पर तंज का तीर चलाते हुए कमरे से निकलती चली गई। पीछे हातिम अभी तक इसी बात को हजम करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन का सवेरा चार जानिब फैला अपनी रोशनी हर सू बिखेर रहा था। दानीन आज यूनिवर्सिटी जल्दी आ गई थी, मगर जैनब अभी तक नहीं पहुंची थी। मनहूस मारी रोज़ जल्दी आ जाती है, पता नहीं आज क्या मौत है। वो दोनों हथेलियों को तोड़ी के नीचे टिकाए अफसुर्दगी से बोली। कुछ देरी गुजरी कि जैनब उसे सामने से आती दिखाई दी। दानीन जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती उसकी तरफ बढ़ी। कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। दानीन उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए इस्तफसार करने लगी। सॉरी यार, बस वो आंख ज़रा देर से खुली थी। जैनब उसके हाथों पर दबाव डालते हुए बोली। अच्छा, दानीन ने यक लफ्ज़ी जवाब दिया। क्या हुआ है तुम्हें? खैरियत तो है? परेशान लग रही हो। खैरियत ही तो नहीं है, तुम बैठो बताती हूँ। दानीन उसे लिए एक बेंच पर आ बैठी। हाँ बताओ क्या हुआ है? जैनब बोली। 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है। दानीन अफसुर्दगी से बोली। व्हाट? जैनब चीख कर बोली। इससे तो कुछ देर बोला ही ना गया। हाँ, मम्मा से कहा मैंने कि अभी शादी नहीं करना चाहती, मगर कौन है जो मेरी सुने? कहते हैं शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। तानीन का चेहरा बुझ सा गया था। अच्छा है, कौन हमारे जीजू? तस्वीर तो दिखाओ। जैनब उसे छेड़ते हुए बोली। मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम मुझे तंग कर रही हो। तानीन उसके शाने पे चपत लगाते हुए बोली। अच्छा ना, बता तो। जैनब अपना शाना सहलाते हुए बोली। हाँ, हातिम सुल्तान नाम है, देखा तो मैंने अभी खुद भी नहीं है। वो कहते साथ दोबारा से अफसुर्दा हो गई। क्या क्या क्या? जैनब हैरत से छलांग लगाते हुए बोली। तुझे क्या हुआ है? तानीन बोली। क्या मतलब मुझे क्या हुआ है? तुझे पता है हातिम सुल्तान कौन है? जैनब अपनी जगह से खड़े होते हुए उसे पूछने लगी। कौन है? तानीन घबराहट के ज़ेर असर बोली। हमारे अकाउंटेंट के प्रोफेसर सर हातिम। जैनब उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बोली। तानीन करंट खाकर अपनी जगह से उठी थी। ये झूठ है। तानीन नफ़े में सर हिलाते हुए बोली। रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। जैनब ने बोलते साथ ही अपने मोबाइल को सामने करते हुए फेसबुक खोला और वहाँ से हातिम की आईडी निकाली और मोबाइल उसके सामने किया। तानीन ने गायब दिमागी से मोबाइल की स्क्रीन को देखा और बस वो अपने होशो हवास से बेगाना होती वहीं झूल गई। तानीन। जैनब जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। आसपास कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे हो चुके थे। जैनब मुसलसल उसका गाल थपके जा रही थी। आसपास खड़े स्टूडेंट्स बस तमाशाई बने तमाशा देख रहे थे। हातिम की गाड़ी अभी डिपार्टमेंट के सामने आकर रुकी थी। वो गाड़ी से निकला, गाड़ी को लॉक करता आगे को बढ़ा कि साइड पर स्टूडेंट्स का झुम देखकर उस जाने बढ़ा। क्या हो रहा है यहाँ? हातिम स्टूडेंट्स को साइड पर करते हुए बोला कि सामने ही नज़र जैनब की गोद में बेहोश पड़ी दानीन पर गई। आप लोगों में खौफ खुदा है, सब खड़े तमाशाई बने हुए हो। हातिम जल्दी से दानीन की तरफ बढ़ा, दानीन को जल्दी से अपने बाजुओं में उठाए अंदर डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। जैनब उसके पीछे पीछे अंदर गई। पीछे खड़े बहुत से स्टूडेंट्स आपस में चहमगोइयाँ करने लगे। हातिम उसे यूनिवर्सिटी के मेडिकल रूम में ले आया था, जहाँ कुछ देर में ही उसे होश आ चुका था। बीपी लो होने की वजह से वो बेहोश हुई थी। जैनब कैंटीन से उसके लिए जूस लेने गई तो पीछे हातिम उसके पास था। उसने आंखें खोली तो सामने ही हातिम को खड़े पाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तानीन गुस्से से पट पड़ी। तानीन देखिए, रिलैक्स रहें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हातिम हाथ के इशारे से उसे रिलैक्स रहने का कहने लगा। वो समझ चुका था कि वो किस बारे में बात कर रही है। तो अच्छा है ना, हो जाए ख़राब, अल्लाह करे मैं मर जाऊँ, सबकी जान छूट जाएगी। तानीन गुस्से में कुछ भी बोले जा रही थी। उसकी आखिरी बात सुनते हातिम का पारा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। उसने एक झटके से दानीन को बाजुओं से दबोचते अपनी जानिब खींचा। आइंदा मैं इस किस्म की बकवास तुम्हारे मुंह से ना सुन लूँ, और ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई भी बकवास की एक रखूँगा तुम्हारे कान के नीचे। वो सर्द मोहरी से बोला कि दानीन की ज़बान तालू से जा चिपकी। इतने में ज़ैनब भी रूम में दाखिल हुई तो हातिम उसको देखते उससे ज़रा फासले पर हुआ। दानीन की आंखों से गर्म से आल बह निकले। उसने उसके आंसुओं को देखते जब से मुठियाँ भींची। वो उनसे नज़र चुराता जाने के लिए मुड़ा कि दानीन की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। मैं ये शादी नहीं करूँगी, समझे आप? दानीन बोली कि हातिम एक झटके से मुड़ा और उसका जबड़ा अपने एक हाथ से दबोचते उसकी आंखों में देखने लगा।
शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, समझी तुम? अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो चबा चबा कर कहता, एक झटके से उसका जबड़ा छोड़ता कमरे से निकलता चला गया। पीछे दानीन फूट फूट कर रोने लगी। मरियम अपनी गाड़ी में बैठी अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। वो मुकम्मल तवज्जो से गाड़ी ड्राइव कर रही थी कि उसके फ़ोन पर रिंग हुई। उसने अपने कान में लगे एयरपोर्ट्स को एक्टिवेट किया। हेलो, मरियम बोली। मुझे तुमसे मिलना है अभी। दूसरी तरफ से बालान बोला। मुझे भी। ठीक है, मैं आती हूँ तुम्हारे ऑफिस। उसने इतना कहकर कॉल काट दी और यू टर्न लेते गाड़ी का राह बे एम्पायर्स की तरफ बढ़ाई। कुछ ही देर में वो एक 6 मंजिला इमारत के सामने खड़ी तो उसने कदम दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ाए। वो आपस ऑफिस में दाखिल होते सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी। उसके कदम बरहान के ऑफिस रूम के बाहर रुके। वो अंदर बढ़ती के ऑफिस रूम के बाहर बैठी सेक्रेटरी बोली। यस मैम। वो ताज्जुब से उसे देखते हुए बोली। मुझे बरहान से मिलना है। मरियम बोली। मैम यू हैव एनी अपॉइंटमेंट? वो तहम्मुल से बोली कि मरियम को तब चढ़ी। मुझे कोई शौक नहीं है सुबह सुबह अपनी नींद का सत्यानाश करके अपने ऑफिस जाने के बजाय तुम्हारे इस लीचर बॉस से मिलने का। तुम्हें कोई। वो अभी बोल ही रही थी कि बरहान रूम का दरवाज़ा खोलते बाहर आया। मरियम उसको देखते ही चुप हुई। यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। बरहान उसे कहते हाथ के इशारे से अंदर आने का बोलता सेक्रेटरी की तरफ मुतवज्जो हुआ। शुक्र करो कि आज इसका मूड अच्छा था, वरना वो तुम्हारी अपॉइंटमेंट बिल्कुल मौत से तय कर देती। बरहान धीमी आवाज़ में बोलते अंदर की जाने बढ़ा। पीछे सेक्रेटरी महज मुस्कुरा दी। बोलो। मरियम सोफे की पूंछ से टेक लगाए बोली। बरहान चलता हुआ सोफे पर आ बैठा। थोड़ा आगे को होते अपने हाथों को आपस में पेवस्त करते तमहीद बांधते हुए बोला। मरियम, ये रिश्ता नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है ये रिश्ता नहीं हो सकता। मरियम फट से बोली। हाँ तो इनकार कर दो। बरहान इत्मीनान से सोफे की पूंछ से टेक लगाते मुस्कुराकर बोला। हाँ तो वो तुम करोगे ना? मरियम जानदार मुस्कुराहट के साथ बोली। इतना अच्छा नहीं हूँ मैं, ये काम तुम करोगी। अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करूँगी? मरियम सुकून से बोलते उसका सुकून गारत कर गई। क्योंकि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। बरहान बड़े मज़े से मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, मगर मुझे कोई मसला नहीं है शादी करने से। देखो, शादी होगी अगले दिन मैं तुम्हें जहर देकर मार दूंगी, 2-4 दिन आंसू बहाऊंगी और बस फिर वही होगा जो मैं कहूँगी। मरियम बड़े मज़े से उसे अपने ख्यालात से आगाह कर रही थी। बरहान मुस्कुराना भूल गया। तुम। इससे पहले वो कुछ बोलता, जहान धड़म से ऑफिस रूम में दाखिल हुआ। ओए होए होए, यहाँ तो डेट चल रही है। जहान शरारत से बोला। मैं उठ गई ना तो तुम्हारी डेट को तुम्हारी डेथ डेट बना दूंगी, समझे? मरियम गुस्से से तेवरियां चढ़ाकर बोली। हाय, मैं तो डर गया भाभी जी। जहान भाभी जी पर जोर देते हुए बोला। खबरदार, जो भाभी कहा मुझे, मैं तुम्हारे ये गंदे दांत तोड़ दूंगी। मरियम चिढ़कर बोली। अच्छा छोड़िए, मैं आप लोगों को एक मशवरा देता हूँ। पता है क्या? आप लोग हेड टेल कर लें। जो हारा वही इनकार करेगा। मरियम ने रख कर एक थप्पड़ उसके शाने पर रसीद किया। हेड टेल के मुंह वाले। हाँ हाय, इतना अच्छा मशवरा दिया था। जहान उदास होते हुए बोला। जो अब तूने कोई मशवरा दिया तो मैं वो सारे मशवरे तेरे मुंह पर छापूंगा। अब की बार बरहान बोला। ओहो, लगता है कोई मीटिंग चल रही है। अभी उनमें से कोई कुछ और बोलता। मुराद जो किसी काम से बरहान से मिलने आया था, उनको देखते बोला। बस अब इसकी कमी थी, छोरा कहीं का। पता नहीं किस अंधे मनुष्य ने इसको कमिश्नर बना दिया। मरियम अपना माथा मसलते हुए बोली। मुराद कमरे में दाखिल हुआ और जहान के बराबर में आ बैठा। उसने जहान को इशारा किया कि क्या माजरा है। जहान थोड़ा उसके करीब खिसका और उसके कान के करीब बोला। ये दोनों फैसला करें कि रिश्ते से कौन इनकार करेगा। लो जी, इनकार क्यों करना, किस्मत से तो होती है शादी। मुराद गैर संजीदगी से बोला। तुम अपनी किस्मत अपने पास रखो। मैंने कसम से तुम्हारे कमिश्नर होने का लिहाज भी नहीं करना। मरियम उसे चुप कराते हुए बोली। अच्छा अच्छा ठीक है, एक भाइयों वाला मशवरा दूँ? मुराद उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला। मरियम और बरहान उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, जिसका मतलब था बको अब। सो सिंपल, तुम दोनों रेस लगाओ, जो हारा वो आएगा पहाड़ के नीचे। मुराद बोला तो दोनों सोच में पड़ गए। तो फिर ठीक है, फैसला हो गया। आज F2 में ठीक 9 बजे होगा फैसला कि इनकार कौन करेगा। मरियम उसके मशवरे से इत्फाक करती फैसला करते उठ खड़ी हुई, इस बात से अनजान कि ये फैसला खुद उसके गले ही पड़ जाएगा। बरहान इस सारी कार्रवाई में खामोशी से मरियम को देखता रहा। वो भी राजी था रेस के लिए। मरियम फैसला सुनाती ऑफिस से निकलती चली गई। पीछे वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ईसा भी फाइटिंग क्लब से निकला था। वो उस वक्त ग्रे पैंट के साथ ब्लैक शर्ट में मलबूस, अपनी स्याह गहरी आंखों में चमक लिए सामने देख रहा था। उसकी गाड़ी का रुख सुल्तान हवेली की तरफ था। उसकी मुकम्मल तवज्जो रोड की तरफ थी। आज रोड पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। वो अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था कि बेसाख्ता उसकी नज़र सामने थोड़ा साइड पर एक लड़की पर पड़ी जो किसी जख्मी कुत्ते को देख रही थी। उसने गाड़ी की स्पीड को कम किया। थोड़ा गौर करने पर उसे हैरत का झटका लगा।
अरे ये यहाँ क्या कर रही है? ईसा खुद से मुखातिब हुआ। वो लड़की और कोई नहीं दलान थी। ईसा ने कल ही उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी तस्वीर देखी थी तो उसे पहचानने में दिक्कत ना आई। वो उस वक्त ब्लैक शॉर्ट शर्ट और शलवार में मलबूस हमरंग दुपट्टा गले में डाले हुए थी। ईसा ने गाड़ी बिल्कुल उसके पास जाकर रोकी तो दलान, जो अपने ही ख्याल में कुत्ते का जख्म देख रही थी, उछलकर सीधी हुई और हैरत से गाड़ी को देखने लगी। ईसा ने पैसेंजर सीट की विंडो को नीचे किया और उसे मुखातिब किया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ईसा थोड़ा सा आगे को होकर बोला। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? दलान गुस्से से बोली। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं मुझे। ईसा अपनी सफाई पेश करते हुए बोला। इतना तो वो समझ चुका था कि दलान ने उसे नहीं पहचाना। अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मैंने जूते से अभी तुम्हारी दुर्गत बना देनी है। दलान चीख कर बोली। ईसा गाड़ी से बाहर निकला और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। दलान की सीटी गुम हुई। उसने कुत्ते पर गिरफ्त सख्त की। ईसा बगौर उसे घबराते हुए देख रहा था। उसकी भूरी आंखों में खौफ देखते ईसा उससे ज़रा फासले पर खड़ा हुआ। देखिए दलान, आप घबराइए नहीं। मैं तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अभी ईसा अपनी बात मुकम्मल करता कि दलान बोली। वो रो देने को थी। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। ईसा नरमी से गोया हुआ। कौन है आप? दलान लड़खड़ाते हुए बोली। मैं ईसा हूँ। ईसा अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला। दलान ने एक ठंडी सांस खारिज की। आप तो काफ़ी डरपोक हैं। ईसा धीमे लहजे में बोला। नहीं, वो मैं थोड़ा सा डर गई थी। थोड़ा सा? उफ लड़की, अपना चेहरा तो देखो। ईसा हैरत से बोला। दलान की पलकों की झालर उसके रुखसार पर सजदा रेज हुई। ईसा ने बगौर उस दिलकश मंजर को अपनी आंखों में कैद किया। क्या हुआ इसे? ईसा उसके हाथ में मौजूद कुत्ते की तरफ निशानदही करते हुए बोला। वो इसके पाँव पर चोट लगी हुई है। किसी का पालतू है शायद, लगता है इसे किसी ने घर से निकाल दिया है। पता नहीं कैसे जालिम लोग होते हैं, ज़रा तरस नहीं आता। दलान अफसुर्दगी से बोली। ईसा मबहूत सा उसे देख रहा था, जो महज एक कुत्ते के लिए इतनी अफसुर्दा हो गई थी। चलें फिर इसे अस्पताल ले चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। दलान उसे मना करते हुए बोली। ईसा ने सर इस बात में हिलाया। चले फिर मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ईसा उसे पैसेंजर सीट की तरफ इशारा करते हुए बोला। दलान ने मजीद बहस करना मुनासिब न समझा और खामोशी से पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई, जबकि उसका दिल धक धक कर रहा था। ईसा के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी को स्टार्ट करते उसका रुख अब कारा बे मैंशन की तरफ था। उस सारे रास्ते में उनके बीच खामोशी हाल रही। ईसा ने गाड़ी कारा बे मैंशन के सामने रोकी और दलान की जानिब देखा। दलान ने नज़र उठाकर उसे देखा और फिर नज़रें झुका ली। ईसा उसकी सरकत से काफ़ी महजूज हुआ था। आपका शुक्रिया, दलान हनूस नज़रें झुकाए बोली। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। ईसा नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। उसने जेब से एक कार्ड निकाला और दलान की तरफ बढ़ाया। ये मेरा नंबर है, मुझे इसकी खैरियत बता दीजिएगा। ईसा कार्ड उसे थमाते हुए बोला। दलान ने खामोशी से कार्ड थामा और सर अस्पात में हिलाती दरवाज़ा खोलते बाहर निकली और कुत्ते को लिए मैंशन के अंदर दाखिल हुई। पीछे ईसा मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करता सुल्तान हवेली की तरफ बढ़ गया। आज मौसम में मामूल से ज़रा हटकर शिद्दत थी। काराबे मैंशन में सब औरतें शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थीं। इशाल अपनी ही धुन में चलती जा रही थी कि सामने से आते मूसा से टकराते टकराते बची। अल्लाह हाफिज़। इशाल मूसा को देखते घबराहट के मारे सलाम करने की बजाय गलती से खुदा हाफिज़ बोल बैठी। उसने अपनी ज़बान दांतों तले दबाई। मूसा बड़े मज़े से उसका ये रूप देख रहा था। सॉरी, मेरा मतलब था अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मूसा सलाम का जवाब देते उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगा। मैं ठीक हूँ, उसने घबराते घबराते जवाब दिया। लग तो नहीं रही? मूसा आईब्रो रेज करते हुए बोला। मगर इशाल खामोश रही। इशाल, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप अभी रुखसती के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है, मगर मैं रिश्तों में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। आप बेफिक्र रहिए। मूसा उसका बाजू सहलाते हुए बोला। उसकी बात सुनते इशाल ने बेयकीनी से अपने महरम की जानिब देखा। वो हैरान ही तो थी कि मूसा कैसे उसके दिल की बात जान गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मनकू हूँ तुम्हारा, और निकाह में अल्लाह ने इतनी ताकत तो रखी ही है कि दो महरम एक दूसरे के दिल की बातें जान सकें। इशाल की आंखों से मोती टूटकर फिसला, जिसे मूसा ने अपने अंगूठे से चुना। आइंदा मैं इन आंखों में आंसू न देखूँ। तुम्हारा एक एक आंसू मेरे दिल पर तेजाब की तरह गिरता है। मूसा उसका गाल सहलाते हुए बोला। मूसा एक नज़र फिर से उस पर डालते सीढ़ियाँ फलांगते नीचे की तरफ बढ़ा। इशाल के कांधों से मनो कोई बोझ गिरा था। वो सर झटकते अपने कमरे के जाने बढ़ गई। शाम गहरी हो रही थी। शफक के रंगों में अंधेरा उभरने लगा था। मरियम मुआहदे के मुताबिक F2 जा रही थी। रेस के लिए उसने फ़ोन पर ही हातिम और ईसा को सारा माजरा बताते उन्हें वहां पहुंचने को बोला।
बरहान, जहान, मुराद और अहमद चारों वहाँ मौजूद उनका इंतज़ार कर रहे थे। वैसे भाई आप इसको हल्का मत लें, पूरी की पूरी फसादन है। हमने भी हल्का लिया था, फिर देखा नहीं था हमारा अंजाम। जहान अपने और मुराद की तरफ इशारा करते हुए बोला। फिक्र मत करो तुम, वो अभी जानती ही क्या है मेरे बारे में। बरहान चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजाए बोला। अल्लाह ही खैर करे, अहमद बोला। इतने में ईसा और हातिम उन्हें सामने से आते दिखाई दिए। लो ये भी आ गए, मुराद उनकी तरफ इशारा करते हुए बोला। हातिम और ईसा ने दूर से उन्हें देखा और कदम कदम चलते उनके पास आकर खड़े हो गए। क्या सीन है? हातिम उनसे इस्तफसार करने लगा। सीन ऑन है, बस अभी लड़कियां मंगवाई हैं मुजरे के लिए। जहान तीखे तंज के साथ बोलते उन दोनों को सुलगा गया। ईसा ने खून उगलती आंखों से जहान को देखा तो जहान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। तुम हो तो लड़कियों की क्या ज़रूरत है जहान? हातिम भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो तो हातिम था। उससे सुलगने की बारी अब सुलगने की बारी जहान की थी। वो सब एक दूसरे का मजाक उड़ाने में मगन थे कि मरियम की गाड़ी सामने से आती दिखाई दी। लो आ गई मधुमक्खी, जहान ने नारा बुलंद किया। क्या कहा तुमने, फिर से कहना। हातिम सख्त तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ा कि ईसा ने उसे पकड़ा। छोड़ो ना इसे, ईसा बोला। इतने में मरियम उनके नज़दीक आ खड़ी हुई। हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारा बीस्ट, डर कर भाग तो नहीं गया? मरियम इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए बोली। जहाँ इस दौरान कहीं दिखाई न दिया बरहान इस दौरान कहीं दिखाई न दिया। अरे कहाँ गया, अभी तो यहीं था। अहमद भी आसपास देखते हुए बोला कि अचानक बरहान अपनी गाड़ी को मरियम के पास खड़ा करते हुए उनकी तरफ बढ़ा। आइए भाई आइए, आपको पता है ये आपको भगोड़ा कह रही थी। जहान मरियम की तरफ इशारा करते हुए बोला। जहान पता है क्या, तुम्हारे बच्चों को ना पुप्पो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह से तुम ये काम बाखूबी अंजाम दे लेते हो। मरियम उस पर तंज करते हुए बोली। कम तो आप भी नहीं है वैसे, जहान उसे चिढ़ाते हुए बोला। मगर वो भी मरियम थी, उससे कहाँ फ़र्क पड़ना था। चलो फिर रेस शुरू करते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि बरहान ही जीतेगा। मैं पहले ही इन मोहतरमा से डसा जा चुका हूँ। मुराद उनसे मुखातिब होते हुए बोला। हाँ ना, खैर कम तो मेरा भाई भी नहीं है। वो कहावत नहीं सुनी कि लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को? जहान बोला। तुम्हें तो फिर बचकर रहना चाहिए जहां, तुम्हें तो फिर यकीनन कुत्ता ही काटेगा। मरियम बड़े मज़े से सीने पर हाथ बांधते हुए बोली कि वह साख्ता हातिम और ईसा का कहका फिजा में गूंजा। बरहान, अहमद और मुराद ने अपनी हंसी छुपाई तो जहान सिर्फ मुठियाँ भींच कर रह गया। रूल्स फिक्स हैं, जो हारेगा वो बगैर किसी चू चरा के इनकार करेगा। बरहान मरियम की आंखों में आंखें डालकर बोला, जो उसके कंधे तक आती थी। बरहान ने उसे हाथ के इशारे से आगे चलने को बोला तो मरियम चलते हुए अपनी गाड़ी में सवार हुई। बरहान भी उसके पीछे ही अपनी गाड़ी में सवार हुआ। पीछे मौजूद वो पांचों नफूस सिटिंग एरिया की तरफ जा बैठे। एक शख्स आगे बढ़ते उनको अलर्ट रहने का बोलते गाड़ियों की तरफ एक तरफ खड़ा हुआ। शूट की आवाज़ पर उन दोनों की तश्तरियाँ खतरनाक हद तक आगे बढ़ी। वो दोनों फुल स्पीड में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे थे। दोनों ने कई दफ़ा खतरनाक तरीके से एक दूसरे की गाड़ियों को ओवरटेक किया। ये रेस 5 किलोमीटर तक की थी, जिसमें से वो 3.5 किलोमीटर का फासला तय कर चुके थे। उनकी गाड़ियाँ उसी स्पीड से आगे को करार थी कि अचानक बरहान ने गाड़ी की स्पीड को कम किया। मरियम को हैरत हुई, मगर बगैर किसी रद्द अमल के वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दमा रही। बरहान गाड़ी की स्पीड कम करता साथ पैसेंजर सीट पर पड़े अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगा, जिस पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑन था। बरहान ने अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाई और आखिरी बटन दबाते एक जानदार मुस्कुराहट के साथ गाड़ी की स्पीड आखिरी हद तक बढ़ाई और फिर से आगे की जानिब बढ़ा। मरियम हैरत से बार बार अपने पीछे देखती, मगर उसे बरहान नजर न आता। उसका माथा टिनका कि अचानक उसकी गाड़ी की स्पीड खुद ब खुद तेज़ी से नॉर्मल तक चली गई। मरियम ने एक्सीलेटर दबाया, मगर गाड़ी की स्पीड हनूस नॉर्मल रही। व्हाट द हेल, वो ज़ोर से चीखी। उसने स्टीयरिंग को ज़ोर से हिलाया, मुक्के बरसाया, मगर बेसुध वो उसी एहतजाज में लगी थी कि बरहान की गाड़ी फुल स्पीड में उसकी गाड़ी के पास से होती हुई उससे आगे निकल गई। दिखा दी ना अपनी औकात, मरियम चीख कर बोली। उसे 100% यकीन था कि ये काम बरहान का ही हो सकता है। वो पांचों वहाँ बैठे उनका ही इंतज़ार कर रहे थे कि सामने से बरहान की गाड़ी स्पीड से आते हुए फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करती हुई नजर आई। ये मंजर देखते ही हातिम और ईसा बेयकीनी से खड़े हो गए, जबकि अहमद, मुराद और जहान बरहान की तरफ बढ़े, जो अब गाड़ी से निकलता हुआ उनकी जानिब बढ़ रहा था। उन्होंने उसे गले लगाया, मुबारकबाद दी। हातिम और ईसा थोड़ा आगे को होते उस जानिब देखने लगी जहाँ से अभी बरहान की गाड़ी आई थी। कुछ मिनटों के बाद मरियम की गाड़ी सामने से आते दिखाई दी। मरियम ने गाड़ी रोकी और बाहर निकली। उसका चेहरा गुस्से की हद से सुर्ख था। हातिम और ईसा उसकी तरफ बढ़े। अभी वो कुछ कहते कि मरियम हातिम और ईसा के दरमियान से होते हुए तेज़ी से बरहान की तरफ लपकी और उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। बाकी पांचों को समझ ही ना आई कि हुआ क्या है।
क्या किया है तुमने मेरी गाड़ी के साथ? घटिया इंसान दिखा दी ना अपनी औकात। वो मुसलसल उसे मारे जा रही थी कि अचानक हातिम और ईसा आगे को बढ़ते उसको पकड़ चुके थे। वो पागलों की तरह उसकी तरफ लपकी, मगर ईसा और हातिम की मजबूत ग्रिप से खुद को छुड़ा नहीं पाई। मुराद और अहमद ने बरान को सहारा देते खड़ा किया। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था और गिरने की वजह से बाजुओं की कुहनियाँ रगड़ी गई थी। मरियम क्या हो गया? रुक जाओ, मारोगी क्या उसे? ईसा उसे काबू करते हुए बोला। इस मनहूस ने मेरी गाड़ी के साथ कुछ किया, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, बेईमान कहीं का। मरियम बेकाबू होते हुए बोली। अरे पागल हो क्या? मैं क्या करूँगा तुम्हारी गाड़ी के साथ? हार गई हो तो इल्ज़ाम लगा रही हो। लेके जाओ इसको और कमरे में बंद करके आना। बरहान अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला। हातिम और ईसा बड़ी मुश्किल से उसे अपने साथ ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गए। पागल, मधुमक्खी, पिछल पैरी, डाइन, फसादिन, शातिर औरत। अच्छा चल बस कर, चल अस्पताल चलते हैं। अहमद उसकी पीठ थपकते हुए बोला। मुझे एक कत्ल माफ़ होता ना तो मैं इस मधुमक्खी को तड़पा तड़पा कर मारता। फरहान अहमद से मुखातिब हुआ। अच्छा चल, अब कम तो तू भी नहीं है, डिजिटल हैकर। मुराद उस पर तंज करते हुए बोला। बकवास ना कर, फरहान चिढ़कर बोला। वो लोग उसे लेकर अस्पताल आए थे, जहाँ उसकी थोड़ी बहुत बैंडेज के बाद वो लोग कारा पे मैंशन पहुंचे थे। वो चारों सीधा अपने अपने कमरों की जानी बढ़े थे। बरान कमरे में दाखिल हुआ और सीधा बाथरूम की जानी बढ़ा। वहाँ शीशे के सामने खड़े होते अपने जख्मों को देखा, जहाँ गाल पर गहरा नील पड़ चुका था और दांत होंठ भी साइड से सूजा हुआ था। बेशक तुम इन जख्मों का खमियाजा भुगतोगी मरियम सुल्तान, वो शीशे में अपने अक्स को देखते हुए बोला, जैसे उसके सामने मरियम खड़ी हो। तो ये बहुत मज़े का एपिसोड था, जिसमें उन दोनों की रेस होती है और किस तरह से बरान कमीना करता है, उसके साथ चीटिंग करता है। ये एक तरह से चीटिंग हुई, खुद उसकी गाड़ी को हैक कर लेता है, उसके सिस्टम को, और फिर उसको वो क्या करता है, उसकी गाड़ी खुद ब खुद स्लो होने लग जाती है और ख़ुद क्या करता है, अपनी गाड़ी को फुल स्पीड पर डाल देता है। शातिर कहीं का। तो उसने यही कहना, उसका गुस्सा भी बजा था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, वो इनकार कैसे करके, मतलब थोड़ा बहुत दिलचस्पी तो आपको फील होती है। मतलब इस तरह से नहीं कह सकते कि नॉवल, यार पता है नॉवल थोड़ा वो नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत हाई लेवल का लिखा हुआ है या बहुत ज़्यादा कुछ, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत झोल मिल जाता है पढ़ते हुए। लेकिन वैसे है कि आप आम इंसान इसको नॉर्मल जो होता है ना, जो ज़्यादा इतना डीपली नहीं देखते नॉवेल्स को, या वो इतना ज़्यादा कहानियों में नहीं घुस जाते, उनके लिए बहुत मज़े का है। मुझे भी पसंद आ रहा है। मतलब मैं तो फिर पढ़ती हूँ तो मैं हर तरह के नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ, मुझे ऐसा कोई इतना नहीं फील होता, क्योंकि मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। स्टोरी बस अच्छी हो और थोड़ी इंगेज रखने वाली हो, तो मुझे बस पसंद है ऐसी स्टोरीज़। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।